स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11 के राजनीति विज्ञान विषय के जो अध्याय हैं स्वतंत्रता, उसके पार्ट 2 का। इसका पार्ट 1 जो है वो अपलोड किया जा चुका है दोस्तों। स्वतंत्रता अध्याय आपको कुल 2 वीडियो में मिलेगा, जिसमें एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है और दूसरे वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो इससे जो पहला वाला वीडियो था दोस्तों, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने स्वतंत्रता क्या है वो हमने बात की है। उसके साथ ही जो आंग सान सू की हैं, नेल्सन मंडेला हैं, यानी स्वतंत्रता के आदर्श के रूप में हमने उनकी चर्चा की है। हम स्वतंत्रता के जो दो पहलू हैं, सकारात्मक नकारात्मक, उनकी बात हमने की है। और प्रतिबंधों के जो स्रोत हैं, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध उचित है या नहीं है तो कौन कौन से हैं, ये हमने सब बातें पार्ट 1 में कर चुके हैं। इसके साथ ही हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, स्वराज, इन सब बातों की चर्चा की है। और अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इससे आगे, यानी हानि का सिद्धांत क्या है, डिटेल से जो सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता है उसके बारे में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है उसके बारे में। साथ ही हम बात करेंगे दोस्तों प्रतिबंध और सेंसरशिप पर, यानी स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है वर्तमान दौर में सरकारों द्वारा, उन पर भी बात करेंगे कि वो उचित हैं या नहीं है, वो किस रूप में स्वतंत्रता को रोकते हैं। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हम समझेंगे जेएस मिल के संदर्भ में। और अंत में उदारवाद की बात करते हुए इस वीडियो को समाप्त करेंगे और इसी वीडियो में ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट सेक्शन में जाके आप बता भी सकते हो कि आपको कौन से वीडियो का अर्जेंट है वीडियो, तो कोशिश की जाएगी कि वो वीडियो पहले अपलोड किया जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हानि का सिद्धांत। ये हानि का सिद्धांत किसने दिया है स्वतंत्रता के संदर्भ में, ये जेएस मिल ने दिया है दोस्तों। किसने दिया है, जेएस मिल ने। इनकी जो पुस्तक है दोस्तों वो है ऑन लिबर्टी। पुस्तक कौन सी है, ऑन लिबर्टी है पुस्तक का नाम। लेखक हैं जेएस मिल। इस पुस्तक में उन्होंने स्वतंत्रता का डिटेल से डिस्कस किया है और उसके बारे में इन्होंने एक थ्योरी दी है जिसे हानि का सिद्धांत कहते हैं। क्या है हानि का सिद्धांत, कि किसी भी व्यक्ति किसी भी स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा। क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति, मान लो आप कोई एक व्यक्ति की बात करें जो आपके मोहल्ले में या आपके विद्यालय में या आपके घर में है, तो उसकी स्वतंत्रता में हम हस्तक्षेप कब कर सकते हैं, केवल और केवल उसकी आत्मरक्षा की बात है। तो ये अगर किसी व्यक्ति की आत्मरक्षा को बचाना, तब आप किसी और की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकते हो। अर्थात कुल मिला के ये है कि हानि से बचाना। किससे बचाना है, हानि से बचाना है। मिल के अनुसार, अब जेएस मिल ने कहा, देखो फिर थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोई भी एक आदमी है, इस आदमी के लाइफ में हम कब हस्तक्षेप कर सकते हैं, जब कोई और आदमी की जान बचानी हो, ठीक है ना, और व्यक्ति की आत्मरक्षा करनी हो, तब इसके कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं। और आत्मरक्षा जैसी कोई बात नहीं है तब आपको हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। फिर उसने कहा कि मिल के अनुसार कार्य, कि कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो वो कार्य कितने प्रकार के होते हैं, तो उसने 2 प्रकार के ये कार्य बताए कि वो कार्य जो स्वयंबद्ध कार्य, स्वयंबद्ध का कार्य मतलब जो आप काम करते हो उसका प्रभाव केवल और केवल आप पर पड़ेगा। और पर संबंध कार्य यानी वो कार्य जो आप कार्य करते हो लेकिन आपके अलावा दूसरों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो इनका प्रभाव केवल स्वयं के कार्य करने वालों पर पड़ता है, यानी कर्ता पर, जो कार्य करता है केवल उसी पर प्रभाव पड़ता है, तो वो स्वयंबद्ध कार्य है। और इनका प्रभाव जो है कर्ता के अलावा, कर्ता मतलब कार्य करने वाला, इसके अलावा बाकी लोगों पर भी पड़ता है। तो ये 2 प्रकार के कार्य है। तो एग्जाम आ सकता है, एग्जाम में ये भी आ सकता है दोस्तों, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है और मिल के अनुसार कार्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्वयंबद्ध और पर संबंध कार्य। फिर जेएस मिल ने इन कार्यों को डिवाइड करने के बाद क्या कहा कि जो स्वयंबद्ध कार्य हैं इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। स्वयंबद्ध मतलब वो कार्य जो आप करते हो और उसका प्रभाव केवल और केवल आप पर पड़ रहा है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। मान लो आप ईयरफोन लगा के अपने घर में बैठ के गाने सुन रहे हो, ठीक है ना, तो इसका प्रभाव केवल आप पर पड़ रहा है और किसी पर नहीं पड़ रहा है, तो फिर इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और तो स्वयं संबंध कार्य ये हो गया, यानी अगर आप
ईयरफोन लगा के गाने सुन रहे हो या ऐसा कुछ भी काम करो, यानी कोई व्यक्ति अपने घर में बैठ के मान लो शराब भी पी रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, तो उसका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे जेएस मिल कह रहा है कि उसके कार्यों में हमें हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण नहीं है। फिर दूसरा उसने कहा कि पर संबंध कार्य, पर संबंध कार्य वे कार्य जो दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं, उन पर बाहरी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ध्यान रखना, पर संबंधी कार्य का मतलब एक तो सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और एक नकारात्मक। तो यहाँ जो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं आपके कार्य, उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसे इसको एक और थोड़ा देख लेते हैं कि व्यक्ति को सोचने, बोलने और कार्य करने की स्वतंत्रता है जब तक उसके कार्यों से दूसरों को हानि न पहुंचे। यानी आप बोल सकते हो, आप सोच सकते हो, आप कार्य कर सकते हो, लेकिन कब तक? जब तक आपके कार्यों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब तक अगर आपके कार्यों से, आपके सोचने से, आपके बोलने से दूसरों को नुकसान पहुंचता है, तब आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखिए, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना। तो ये धूम्रपान करना जो है दोस्तों, ये हानिकारक कब होगा? जब आप घर में बैठ के पी रहे हो तो सरकार कुछ नहीं एक्शन लेगी, लेकिन आप बस में बैठ के जा रहे हो और कोई आपके पास बैठ के बीड़ी सिगरेट पी रहा है या शराब सेवन कर रहा है, तो इस पर बैन है, क्योंकि इसका दूसरों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। ट्रैफिक नियम तोड़ना, बाइक है चाहे कार है, उसकी एक स्पीड लिमिट फिक्स है। आप अपने मनोरंजन के लिए तेज़ नहीं चला सकते हो, क्योंकि आपके तेज़ चलाने से किसी और की जान जो है वो जोखिम में पड़ सकती है, किसी और के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। वैसे ही रात के 10 बजे तक मान लो आप नाच गाना करते हो, शादी पार्टी वगैरह कुछ भी उसमें, तो डीजे तेज़ आवाज़ बजा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात को 10 बजे के बाद दूसरे लोगों का भी अधिकार है, आप तेज़ आवाज़ में डीजे बजाओगे तो दूसरे लोग जो हैं वो चैन से सो नहीं सकते हैं। इस वजह से 10 बजे के बाद में तेज़ शोर में म्यूजिक बजाना प्रतिबंध लगाया जाता है इस पर। समझ आया ना आपको दोस्तों? यानी वो कार्य जिससे आपको तो कुछ चाहे फर्क पड़े या नहीं पड़े, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपके कार्यों से दूसरों को नुकसान होने की गुंजाइश है, वहां पे रोकना चाहिए। ये जेएस मिल ने कहा है। इसी को जो है आगे जाके और डिटेल से देखते हैं। तो स्वतंत्रता के उन्होंने 2 प्रकार बताए हैं, ठीक है ना, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। अब पहले हम देखेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का एकमात्र अर्थ ये है दोस्तों, जिसका अर्थ एग्जाम में भी आ सकता है। नकारात्मक स्वतंत्रता का मूल अर्थ क्या है? तो प्रतिबंधों का अभाव, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है, स्वच्छंद छोड़ दो। कोई भी व्यक्ति है, जैसे पक्षी है ना, कभी भी उड़ो, कहीं पे भी जाओ, या जंगल में जो जानवर वो स्वच्छंद स्वतंत्रता का आचरण करते हैं, उन्हें जो सही लगे वो करता है, जिसका चाहे शिकार करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार की जो स्वतंत्रता होती है वो प्रतिबंधों का अभाव होता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो क्या ये मानव समाज में, मनुष्य जिस समाज में रहता है वहाँ पे संभव है? वहाँ पे संभव नहीं है दोस्तों। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है और बिना किसी बाधा के, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है और उसमें कोई प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की बाधा नहीं, वो जब चाहें जो चाहें करें, इस प्रकार की छूट हो, इसको कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। उदाहरण के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हम करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि इसको हम केवल एक क्षेत्र में लागू करना चाहिए। कुछ लोग जो इसके पक्ष में हैं कि किसी भी व्यक्ति के जो विचार है वो दबाए जाने नहीं चाहिए, वो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, उसको बोलने का हक है, उसके बोलने की आज़ादी है। और इसमें नकारात्मक स्वतंत्रता के अनेक पक्षधर हैं। और एक और उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति किस धर्म को पालन करेगा नहीं करेगा ये उसकी चॉइस है। आप उस पर प्रतिबंध मत लगाइएगा कि आपको ये धर्म मानना ही पड़ेगा, ये धर्म आप नहीं मान सकते हो, या आप ये वाला धर्म क्यों नहीं मान रहे हो, या ये धार्मिक कार्य आप क्यों नहीं कर रहे हो। धर्म उसका निजी मान लो, वो चाहे जो करें, नहीं तो नहीं करें। ये नकारात्मक स्वतंत्रता, इन 2 क्षेत्रों में बड़ी तरफदारी की जाती है इनकी। फिर हम देखेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता। तो नकारात्मक स्वतंत्रता में भी दोस्तों कई लोग हैं जो पूर्ण रूप से नकारात्मक स्वतंत्रता को लागू करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो उन पर प्रतिबंधों की मांग करते हैं कि होना चाहिए, लेकिन आप एक लिमिट से ज़्यादा भी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। अब है सकारात्मक स्वतंत्रता। व्यक्ति के पास अपने जीवन का निर्णय लेने और उसे नियंत्रित करने की क्षमता होना। यानी स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति के पास में इतना अधिकार हो, उसके पास इतनी क्षमता हो कि वो अपना खुद को कंट्रोल करें या खुद के जीवन को खुद के हिसाब से जिए, वो निर्णय ले सकता है, ऐसी क्षमता हो। केवल रोक न होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यक्ति को अपने जीवन को आकार देने का साधन और अवसर भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल बैन लगाओ या बैन नहीं होना ही स्वतंत्रता है।
कई बार व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए आपको उसको आगे जाने के लिए साधन देने होंगे, आपको अवसर देने होंगे, और ये साधन और ये अवसर यानी कुल मिला के किसी व्यक्ति को अपना जीवन अच्छा बनाना है, उसमें जो आप परिस्थितियां दोगे ये स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर, किसी भी व्यक्ति को केवल जैसे ये कहा कि हम तो कोई रोक टोक भी नहीं करें और कुछ हेल्प भी नहीं करेंगे, ये स्वतंत्रता नहीं। सकारात्मक स्वतंत्रता यह कहते हैं कि उसका जीवन अच्छा हो, इसलिए आप परिस्थितियों का निर्माण करो, और परिस्थितियां अच्छी कब होगी, जब शिक्षा होगा, रोजगार के अवसर होंगे और अपने भविष्य के फैसले खुद लेने की क्षमता उसमें डेवलप कर लोगे, तो ये सच्ची स्वतंत्रता है। अब ये स्वतंत्रता के बारे में देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता के जो पक्षकार हैं उनका मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं। ये तो बात बिल्कुल सटीक है दोस्तों। हमारी जो भी चीज़ें हैं हम स्वतंत्र हो सकते हैं तो समाज के भीतर ही हैं, समाज से बाहर हम जाकर स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। आप चाहें कि जैसा जंगल राज है वैसा छोड़ दें तो फिर क्या होगा, जो ताकतवर हैं केवल वही स्वतंत्र होंगे, कमज़ोर व्यक्तियों की कोई स्वतंत्रता नहीं होगी, उनका कोई भी व्यक्ति कुछ भी उसका बिगाड़ दें, उनको मार देंगे, उनका अधिकार छीन लेंगे, फिर उनकी स्वतंत्रता की बात कौन करे। तो सबकी स्वतंत्रता कहाँ संभव है, समाज के भीतर ही संभव है दोस्तों। इसलिए वह समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करें। यानी कुल मिला के हमें ऐसा करना है कि समाज सबका सर्वांगीण विकास करें, ऐसी परिस्थितियां बने समाज में, और हम ऐसी ही स्वतंत्रता की बात करें। दूसरी ओर नकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसके जो सरोकार हैं, उसका जो कुल मिला के जो तालमेल है वो है अहस्तक्षेप को उल्लंघनीय क्षेत्र बनाना। अनउल्लंघनीय का मतलब होता है जिसको कभी उल्लंघन नहीं किया जा सकता, यानी एक ऐसा दायरा होना चाहिए जो कभी भी उस पर कोई प्रतिबंध नहीं हो, इसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, ये इसका दायरा हो गया। इस दायरे में रहते हुए व्यक्ति कुछ भी करें, वो चाहते हैं कि ये जो दायरा है ये और बढ़े, ठीक है ना। कौन, नकारात्मक स्वतंत्रता वाले। तो नकारात्मक स्वतंत्रता अहस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहते हैं, मतलब वो कह रहे हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मामले में व्यक्ति को खुला छोड़ दो, तो वो फिर इस मामले को और बढ़ाना चाहेंगे कि हमें इन क्षेत्रों में और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से वापस थोड़ा समराइज कर लेते दोस्तों। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध न होना। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्ति समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज का दायित्व है कि ऐसी परिस्थितियां बनाएं जिससे वह अपना विकास कर सके, अपनी क्षमताओं का संवर्धन कर सकें, ठीक है ना। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसे कहते हैं दोस्तों। अभिव्यक्ति का मतलब होता है जो मन में आपके विचार हैं उन विचारों को आप किसी के सामने रखना। तो आप विचार कैसे रखोगे, आपके मन में जो भी चीज़ें चल रही या तो आप लिखोगे, ठीक है, या आप बोलोगे, या आप चित्र बनाओगे, या आप कार्टून बनाओगे, या आप इशारा करोगे, ठीक है ना। यानी लिखना, बोलना, इशारा करना, चित्र बनाना, जिसके भी द्वारा, जिस माध्यम के द्वारा आप अपने विचारों को व्यक्त करते हो उसको बोलते हैं अभिव्यक्ति। यानी अपने विचारों को व्यक्त करना क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति कहलाती है। तो लेखक यहाँ पे कह रहा है कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी बात यहाँ पे करते हैं। तो व्यक्ति को सोचने, विचार करने, व्यक्त करने, बोलने, लिखने, अन्य माध्यमों से अपनी राय प्रकट करने की स्वतंत्रता को क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है। भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है या नहीं है, बिल्कुल है। भारतीय संविधान में जो भाग 3 है दोस्तों, मूल अधिकारों वाला अध्याय है, उसका एक अनुच्छेद 19(1)(a), उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य है। बुनियादी का मतलब है आप कुछ भी बात करो, किसी भी सिद्धांतों की बात करो, जीवन की बात करो, तो उसमें जो मूल बात आएगी, जो मूल मूल्य हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, जीवन, लोकतंत्र, है ना, ये सब मूल बातें हैं। तो इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी हमारा एक मूल बात है, बुनियादी मूल्य है ये। जे.एस. मिल जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए उसके अनुसार। जे.एस. मिल ने क्या कहा कि बाकी मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस पर किसी प्रकार का कोई बैन नहीं होना चाहिए। ये तो पूर्ण रूप से मनुष्य इस मामले में तो स्वतंत्र होना चाहिए। इसके समर्थन में और कौन है, एक फ्रांस का एक महान दार्शनिक था दोस्तों, वाल्टेयर। उसने क्या कहा, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने का अधिकार का बचाव करूँगा। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि तुम जो भी बोलोगे, हो सकता है मैं उससे सहमत नहीं हूँ, ठीक है ना, या मैं हो सकता है उसका समर्थन ना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं एक बात का समर्थन करूँगा कि तुम जो बोल सकते हो, जो तुम्हारा बोलने का अधिकार है, मैं उसका समर्थन जरूर करूँगा, उस अधिकार का बचाव जरूर करूँगा।
तो यह जो स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये कैसे हम जाहिर करते हैं? विचारों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, लेखन के द्वारा, मतलब लिख करके, कला के द्वारा, यानी आप मूर्ति बना सकते हो, आप चित्र बना सकते हो, आप कार्टून बना सकते हो, ये सब, और मीडिया के में होती है, ठीक है ना। अब इन पर सीमाएं, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इस पर क्या कुछ बैन लगाए जा सकते हैं या लगाए जाने चाहिए? अभी भी कई लोग इसके समर्थन, दो पक्ष होते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी, लेकिन उस पर एक लिमिट होना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा, कोई भी व्यक्ति शराब पी के कोई भी किसी को सार्वजनिक जगह पे खड़ा होकर गालियां देगा, फिर वो बोलेगा अभिव्यक्ति की तो मेरी स्वतंत्रता, मैं बोल सकता हूँ। तो आप बताइए क्या उचित है? तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि इसकी कोई लिमिट क्रॉस नहीं करे, किसी और की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं हो। स्वतंत्रता जो है दोस्तों, दायरा है, सीधी सी बात है। एक व्यक्ति का ये दायरा है, दूसरे व्यक्ति का ये दायरा है, ये दोनों अपने अपने दायरे में रह के अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करेंगे जब तक तो ठीक है। लेकिन मान लो ये व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा है और दूसरा व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा है, तो ये जो हिस्सा है, यानी एक दूसरे की स्वतंत्रता का वो उल्लंघन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, वहाँ पे हमें कुछ बैन लगाने पड़ेंगे। तो यही है, देखिए, स्वतंत्रता अपराध, अशांति और दूसरों को स्वतंत्रता को हानि पहुंचाने पर सीमित होती हैं। कि ये जो स्वतंत्रता है, कोई व्यक्ति अपराध करना चाह रहा है, मान लो कोई व्यक्ति भीड़ को इकट्ठा कर रहा है और दंगे करवाना चाह रहा है, ठीक है, लूटपाट मचाना चाह रहा है मार्केट में, तो क्या पुलिस आके उसको रोकेगी? नहीं, फिर तो वो बोल देगा कि मुझे तो अभिव्यक्ति की आज़ादी, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, आप नहीं रोक सकते हो। तो अपराध होने से रोकना, अशांति अगर फैलती है समाज में और दूसरों की स्वतंत्रता को हानि पहुंचती है, तब इसको सीमित किया जा सकता है। तो एग्जाम में ये भी एक अच्छा प्रश्न आता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कब लगाया जाना चाहिए? जब अपराध, अशांति और दूसरों की स्वतंत्रता को हानि पहुंचने की संभावना हो तब। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की मूल आधारशिला है, लेकिन ये अनुशासन और कानून के भीतर होनी चाहिए। कुल मिला के लोकतंत्र की का मेन पिलर है ये, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको अनलिमिटेड पावर दे दो, ये अनुशासन के भीतर रहकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कानून के भीतर है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब है प्रतिबंध और सेंसरशिप, क्या है ये दोनों? कुछ लोग जो हैं ये कहते हैं कि इस प्रकार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होने चाहिए। कई बार सरकार भी जो है वो कुछ चीज़ों पे सेंसरशिप लगाई जाती है, सेंसर बोर्ड भी बनाया गया है ना। जैसे कोई भी मूवी बनती है तो वो पहले सेंसर बोर्ड में जाती है, किताब छपती है तो सेंसर बोर्ड में जाती है। कहीं वो समाज में नकारात्मक असर तो नहीं फैलाएगा, है ना। तो ये दोनों ही देखते हैं, प्रतिबंध क्या है, सेंसरशिप क्या है। हम इन दोनों शब्दों का अर्थ समझेंगे दोस्तों स्वतंत्रता के संदर्भ में। प्रतिबंध यानी बैन, इसकी आवश्यकता तब होती है जब व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरों को हानि पहुंचा सकती है, यानी कोई भी व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरों को हानि पहुंचाए तब उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाए। जैसे वापस उदाहरण देखते हैं कि ट्रैफिक नियम, जैसे आप तेज स्पीड से चलाते हो या फिर शराब पीकर कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो उस पर बैन है। कारण सीधी सी बात है कि अगर उसको इस तरह स्वतंत्रता दे देंगे तो दूसरों के जीवन को खतरे में डाल देगा और इवन कई लोगों की जानें जाती भी हैं। इसीलिए आप गाड़ी चला सकते हो, उसमें वो आप स्वतंत्र, लेकिन शराब पीकर नहीं चला सकते हो, ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते हो। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान, ये हमने देख ही लिया दोस्तों। और रात में तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक बजाना, डीजे बजाना, ये सारे उदाहरण उसी के हैं। तो इन पर कुछ प्रतिबंध है। क्यों प्रतिबंध लगाए? आप देखिए, उनको छूट दी गई है लेकिन एक लिमिट तक। एक लिमिट के बाद क्या होता है, दूसरों की स्वतंत्रता है, अगर वो प्रतिबंध नहीं लगेंगे तो दूसरे लोगों की स्वतंत्रता प्रभावित होगी, तो दूसरे लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सकें, इसलिए प्रतिबंध। जैसे रात को 10 बजे तक आप डीजे बजा सकते हो, ठीक है, लेकिन 10 बजे के बाद लोग आराम से, दूसरे लोग शांति से सोते हैं। अगर आप तेज आवाज़ में डीजे बजाओगे तो दूसरे लोग सो नहीं पाएंगे, तो उनको भी तो सोने की स्वतंत्रता है ना, वो आराम से नींद पूरी कर सकते हैं। लेकिन आप डीजे बजाओगे तो उनकी स्वतंत्रता कहीं ना कहीं भंग हो रही है, इसलिए वो आपकी स्वतंत्रता को यहाँ आके के बस आप 10 बजे तक बजा सकते हो, उसके बाद नहीं। आप गाड़ी तेज चला सकते हो लेकिन 80 की स्पीड है, 70 है, जो भी सरकार तय करती है उससे ज़्यादा नहीं चला सकते हो। आप गाड़ी चला सकते हो लेकिन हेलमेट पहन के चला सकते हो, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रतिबंध होते हैं, कुछ नियम होते हैं, ये तय किए जाते हैं। फिर है सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होती है दोस्तों? कोई भी सामग्री या सूचना या विचार पर सरकार या संगठन द्वारा नियंत्रण, यानी सरकार कंट्रोल करती है कि समाज में कौन सी बातें लिखी जाती है, कौन सी बोली जाती हैं, कौन सी छापी जाती हैं या मूवी या सीरियल में दिखाई जाती है, ठीक है ना। मान लो कल को ऐसी कोई चीज़ दिखाई जा रही जो अपराध के लिए उकसा रहे हो, ऐसी कोई चीज़ जिससे हमारी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ सकती है, देश टूट सकता है, देश विरोधी चीज़ें दिखाई जा रही है, यहाँ तक तो ठीक है। तो सरकार का फर्ज बनता है कि एक बोर्ड है, कोई भी मूवी बनती है पहले सेंसर बोर्ड के पास जाती है, सेंसर बोर्ड उसको चेक करता है कि कहीं अश्लीलता तो नहीं बांटी जा रही समाज में,
कहीं देश विरोधी चीज़ों को तो प्रमोट नहीं किया जा रहा। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है तो जो चीज़ ऐसी लगती है उन्हें संदेहपूर्ण, उस चीज़ को वो डिलीट करवा देते हैं, फिर उस मूवी को सर्टिफिकेट देते हैं, फिर मूवी रिलीज़ होती है। लेकिन कई बार क्या करते हैं सरकारें जो हैं वो अपने विरुद्ध या सच्चाई की बात उजागर करने वाली चीज़ों को भी रोकने का प्रयास करते हैं। वो अखबारों को सेंसरशिप कर देते हैं, सेंसर कर देते हैं, मूवी को, सीरियल्स को, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य होता है आपत्तिजनक और हानिकारक सामग्री को रोकना, ठीक है ना। इसका एक उदाहरण देखते हैं दोस्तों, कब कब कोई कोई चीज़ें सेंसर की गई हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है। दीपा मेहता की एक उन्होंने मूवी बनाने की कोशिश की विधवाओं के जीवन पर, और इसकी शूटिंग होनी थी काशी उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो वहाँ पर कुछ संगठनों ने इस पर विरोध किया और बाद में प्रतिबंध की मांग की थी, तो वो मूवी वहाँ पे नहीं बन सकी फिर। और उनका लॉजिक था कि कहीं ना कहीं ये भारतीय समाज का एक डार्क साइड जो है वो दिखाया जाएगा, ये हमारे देश की छवि को खराब करेगा इस तरह से। लेकिन बात छवि की नहीं है दोस्तों, जो सच्चाई है अगर वो सामने आए तो मेरे हिसाब से तो कोई गलत नहीं है। फिर देखिए, लेकिन हाँ, देश विरोधी चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ऐसा इंटेंशनली नहीं होना चाहिए कि हम अपने देश को बदनाम करना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे कि गरीबी है देश में और वो मूवी के किसी हिस्से में जस्टिफाई करे उस कहानी को, तो दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। एक बुक है दोस्तों, रामायण रिटोल्ड, ऑब्रे मेनन की बुक है, इसको भी बैन किया गया कि इन्होंने जो है वो वापस सही तरह से नहीं की, कुछ छेड़छाड़ की गई तथ्यों के साथ। द सैटानिक वर्सेज, सलमान रश्दी की जो किताब है, समाज के कुछ हिस्सों में विरोध हुआ और उसके बाद में इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी इनको सेंसर कर दिया गया है। इसके अलावा कई फिल्में होती है, नाटक होते हैं, कहानियाँ विरोध के कारण उन पर भी प्रतिबंध लग जाते हैं। अगला है दोस्तों, इंग्लैंड में राज परिवार रहता है दोस्तों, ठीक है। और राज परिवार में आपको पता है कि वो सारे काम खुद तो शायद ही करेंगे। तो राज परिवार में काम करने के लिए कुछ लोगों को हायर किया जाता है, वहाँ पे नौकरी दी जाती है। तो इंग्लैंड में जो भी राज परिवार के लिए काम करता है वो राजमहल के आंतरिक बातों के बारे में न लिखने के लिए एक समझौते से बंधा होता है। जैसे ही वो नौकरी करता है तो उसको एक पेपर साइन करना होता है। पेपर साइन करते टाइम क्या होता है कि मैं जब तक नौकरी करूंगा यहाँ पे ठीक है रहूंगा, उसके बाद नौकरी छोड़ने के बाद मैं जो अंदर की बातें हैं इसके बारे में न तो मैं कहीं इंटरव्यू दूंगा, न मैं किताब लिखूंगा, न ये चीज़ें मैं बाहर कहीं शेयर करूंगा, ठीक है ना। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे स्वतंत्रता का उल्लंघन है? आपको लगेगा कि इसमें ये क्या बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनकी निजता का, उनका प्राइवेसी का मामला भी तो है ना। राज परिवार के अंदर क्या चल रहा है, क्या है, ये चीज़ें वो रोकना चाह रहे हैं। तो इसमें ये स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी नहीं है। तो क्या ये स्वतंत्र प्रतिबंध है? तो इसका अर्थ ये है कि स्वतंत्रता स्वच्छंद नहीं है। स्वच्छंद का मतलब है ऐसा नहीं कि मन माना आचरण करो, ये स्वतंत्रता है कि किसी व्यक्ति को मन माना आचरण जो चाहे वो करो, यही स्वतंत्रता है। तो दोस्तों ये गलत अर्थ है, स्वतंत्रता ये नहीं है। स्वतंत्रता अनुशासन, नियम और नैतिक नियमाचार के अनुसार रहते हुए आप कार्य कर सकते हो, वो सच्ची स्वतंत्रता है। तो इस पर कानूनी, नैतिक और सामाजिक सीमाएं होती है। अर्थात स्वतंत्रता सिर्फ प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि हमारे विकल्प चुनने का सामर्थ्य और क्षमताओं में छुपी होती है। जब हम विकल्प चुनते हैं तो हमें अपने कार्य और परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी। यानी कोई भी निर्णय अगर आप लेते हैं, जैसे कि मान लो कि आप तेज स्पीड में गाड़ी चलाना आपका निर्णय है, आप चला रहे हो, लेकिन किसी और व्यक्ति का आपने जाके एक्सीडेंट कर दिया, दुर्घटना कर दी, उसको नुकसान हुआ, तो वो जिम्मेदारी किसकी है फिर? विकल्प आपने चुना, तेज चलाने का निर्णय आपका था, तो वो जिम्मेदारी भी तो आपकी है ना फिर। तो लेखक यही कहना चाह रहा है कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि प्रतिबंधों का अभाव है। इसके अलावा आप जो निर्णय लेते हो उस निर्णय के अनुसार जो भी चीज़ें, जो परिणाम मिलते हैं, उस परिणाम की जिम्मेदारी भी फिर आपकी है। फिर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वापस हम देखते हैं ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अब बात करते हैं हम जे.एस. मिल के संदर्भ में। जे.एस. मिल ने क्या कहा? तो जे.एस. मिल 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन के महान विचारक थे। ये इनकी पुस्तक है ऑन लिबर्टी, ठीक है ना। इन्होंने इस पुस्तक में इन्होंने स्वतंत्रता के लिए 4 पक्ष दिए हैं, 4 चीज़ें लॉजिकली काउंट किए कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से दिया जाना चाहिए। तो वो कौन से 4 लॉजिक पॉइंट इनके देखते हैं हम, वो 4 बातें कौन कौन सी है। उन्होंने कहा कि सत्य की खोज के लिए आवश्यक, कि जब आप व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोगे तो व्यक्ति अपने अंदर जो निहित स्वतंत्रता है, जो बातें हैं, जो विचार है, वो रखेगा और विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के विचार आएंगे, उससे हम सत्य तक पहुंच सकते हैं, सत्य की खोज होगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी के विचारों को रोक दोगे तो सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे। दूसरा कह रहा है कि गलत और सही विचारों की टक्कर से सत्य स्पष्ट होता है ना। यानी वाद और विवाद, हम अलग अलग प्रकार के विचारों के बीच में हम कम्युनिकेशन करेंगे तो उसमें से सही चीज़ निकल के आएगी।
फिर है विचारों की स्वतंत्रता से समाज प्रगतिशील बनता है। जितना समाज वैचारिक प्रगतिशील होगा, उनके विचार जितने ज़्यादा रख सकते हैं नागरिक, वो समाज उतना ही आगे बढ़ेगा। ये कहना है जे.एस. मिल का। इसलिए वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको पूरी तरह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और फिर कहा कि व्यक्ति का आत्मविकास, जो व्यक्ति जितना अपने विचार रख पाएगा, अपने विचारों का मंथन कर पाएगा, विचारशील बनेगा, वो व्यक्ति उतना ही विकास करेगा, यानी उसकी त्रुटियों में सुधार होगा। ये उसने लॉजिकल पॉइंट काउंट करवाए हैं और ये इसके समर्थन में ये बातें हैं। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि जे.एस. मिल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में कौन कौन से तर्क दिए हैं, लिखिए। तो ये आपको 4 लॉजिकल पॉइंट्स देने हैं, ठीक है ना दोस्तों। और फाइनली हम बात करते हैं एक ऐसी विचारधारा की, उदारवाद, जो स्वतंत्रता के बारे में बात है। तो उदारवाद जो दोस्तों शब्द हैं वो लिबरलिज्म, अंग्रेजी का एक शब्द है लिबरलिज्म, उसका हिंदी रूपांतरण है। और लिबरलिज्म शब्द बना था लिबर शब्द से, ठीक है ना। और लिबर जो है वो शब्द बात करता है व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। किसकी? लिबर का मतलब आप स्वतंत्र ले लो एक तरीके से। कौन किसकी स्वतंत्रता की बात कर रहा है? ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। उदारवाद एक ऐसी राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा जो व्यक्ति की, किसकी, ध्यान रखना, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके अधिकारों की और उसकी गरिमा पर बल देता है। यानी कुल मिला के बात यह है कि उदारवाद बात करता है व्यक्ति की, उसकी जो हर बात है उसके सेंटर में व्यक्ति है। अब वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेगा, व्यक्ति के अधिकारों की बात करेगा, व्यक्ति के लिए कानून की बात करेगा। सब चीज़ें किसके लिए? व्यक्ति है। ये कह रहा है व्यक्ति सब चीज़ों के लिए नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो व्यक्ति के लिए है। यानी उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन है? उदारवाद के लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। और जो भी अब ये देश बना है, ये राज्य बने हैं, ये कानून बने हैं, ये व्यवस्थाएं बनी हैं, ये सब व्यवस्था, कानून, राज्य, देश, ये व्यक्ति के लिए बना है, व्यक्ति इनके लिए नहीं बना हुआ है। यानी कुल मिला के जिस भी चीज़ से आप कंपेयर करोगे तो उदारवाद कहता है कि व्यक्ति ऊपर है और व्यक्ति की हिफाजत होनी चाहिए। तो वो क्या कह रहा है? उदारवाद की सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्यक्ति सर्वोपरि है। जब व्यक्ति सर्वोपरि है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कानून, व्यवस्थाएं सब निम्न हो गई, तो वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। कानून का शासन की बात करता है। कानून का शासन का मतलब है मनमाना शासन नहीं होना चाहिए, व्यक्ति की इच्छाओं को दबाया नहीं जाना चाहिए। कुछ लीगल हो, कुछ कानून बने, लेकिन वो व्यक्ति की हेल्प के लिए बने, व्यक्ति की विकास को रोकने के लिए नहीं हो। इसके अलावा मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार का मतलब है कि किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं हो। जैसे एक देश यहाँ है, एक देश यहाँ है, एक देश यहाँ है, तो कोई भी देश कहीं पे भी जाके कुछ भी चीज़ बेच सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी उदारवाद जो है वो प्रतिबंधों का विरोध करता है। और हमने अभी देखा है कि प्रतिबंधों का अभाव क्या होता है? नकारात्मक स्वतंत्रता। और राज्य की न्यूनतम भूमिका, क्योंकि व्यक्ति जो खूब सारे लोग हैं, इन्होंने अपनी सुविधा के लिए राज्य को बनाया, तो राज्य को इतना हावी मत बनाओ या इतना हावी मत करो कि वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता को ही छीन लें। तो इन्होंने कहा राज्य होना चाहिए, लेकिन उसकी भूमिका इतनी होनी चाहिए कि वो व्यक्ति के विकास में सहायक हो। उल्टा ऐसा नहीं कि व्यक्ति के जो भी कार्य हैं उसमें हर चीज़ में वो रोड़ा अटकाना शुरू कर दें। यानी राज्य बड़ा नहीं है। यहाँ राज्य, पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब देश, देश हो, राज्य हो, शासन हो, कानून हो, ये सब बड़े नहीं है, व्यक्ति बड़ा है। ये सब व्यक्ति के लिए है दोस्तों। तो वो कह रहा है राज्य की भूमिका कितनी हो? भूमिका न्यूनतम भूमिका हो, सीमित भूमिका हो, वो अनलिमिटेड कार्य नहीं कर सकें, वो वही कार्य करने चाहिए जो व्यक्ति की हेल्प के लिए हो। तो इस तरह दोस्तों ये अध्याय समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।